मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सब लोगों का स्वागत है टॉपर्स फोरम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एसएससी CHSL का एग्ज़ाम है और लगभग आप मान के चलो 65 डेज आपके पास बचे हुए है ना भाई। जुलाई में आपको एग्ज़ाम होना ही है, आपको पता ही है। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम होना ही है ना। डेट क्लियर हो चुकी है। अब 65 दिन लगभग आप मान के चलो भाई। आप मई पूरा मंथ है, जून मान लो, और मान के चलो अप्रैल में 4-5 दिन इधर से मान लो। लगभग 65 दिन आपके पास है। बात ये नहीं है कि सर फॉर्म भरना है। फॉर्म तो भरने वाले बहुत होंगे, मैंने बताया भी आपको। फॉर्म भरने वाले तो कम से कम 40 से 50 लाख के समथिंग पहुँचते ही, ठीक है ना। बात यह है कि सर पास होना है ना। और पास होना है तो यार देखो, खासकर जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं से नॉर्मल तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से नॉर्मल 2-4 महीने से कनेक्टिविटी बना रखी है उन्होंने कंपटीशन को लेकर के, तो उनके लिए 65 दिन का भी अगर वो बढ़िया प्लान बनाएंगे तो प्री उनका आराम से क्वालिफाई हो सकता है। अब उसी को लेकर के मैं यार डिस्कस आपको करने वाला हूँ कि यार क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हमको टाइम कम मिल पाता है हर बच्चे को इंडिविजुअल बात करने के लिए। और जो बच्चे हमसे यूट्यूब वगैरह पे या जिन्होंने हमारे कोर्स खरीद रखे उनसे तो बात ही नहीं हो पाती। ऑफलाइन वाले बच्चे चलो डेली पूछ लेते सर क्या करना चाहिए 65 दिन, क्या के प्रोग्राम है। तो मैंने कि इसकी एक प्लानिंग पूरी हिस्ट्री क्या होना चाहिए उस तरह का मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यार, एक बात सुनो। पहला नंबर तो आपको सबको ये तो क्लियर है कि यार 65 दिन है, और 65 दिन के लिए देखो आपको पता 4 सब्जेक्ट रोल है आपको, है ना भाई। आपकी 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, और भाई GS और इंग्लिश है। पहला नंबर तो यार जितना हो सकता है कि मैं इसके एक एक सब्जेक्ट को लेकर बात करने वाला हूँ। पहला मैं बात करने वाला हूँ मैथ्स को लेकर के, है ना। अब मैथ्स में जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो सबसे बेस्ट चीज़ है उसका पहले रिवीजन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पहले नंबर जो चैप्टर आपने कहीं से भी 2-3-4 महीने से आप जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है तो उसको तो रिवीजन ही करनी है सब्जेक्ट में। परंतु मैं उनके लिए भी साथ साथ बताने वाला हूँ जो फ्रेशर बच्चा है, जो चैप्टर पढ़ लिया उसका तो रिवीजन कर लीजिए। और जो चैप्टर बिल्कुल टच नहीं किया है, बिल्कुल टच ही नहीं किया है यार, उसे अभी तक कोई स्टार्ट ही नहीं किया है अपने क्लास में, कोचिंग में, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, यार मैं उनके लिए स्पेशल ये कहने वाला हूँ कैसे भी करके, चाहे ऑनलाइन मोड में पढ़ लीजिए या कहीं पर ऑफलाइन मोड में पढ़ जरूर लीजिए। खासकर मैथ्स के चैप्टर आपका एक भी चैप्टर छूट ना जाए, क्योंकि यही एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जहाँ पर ना थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो मतलब जो आपको लग रहा है कि अभी 65 दिन बाकी है, सर वो चैप्टर मेरा बिल्कुल ही नहीं कर पाया हूँ, तो 65 दिन के अंदर चाहे ऑफलाइन मोड में पढ़ लीजिए किसी से, या ऑनलाइन मोड में पढ़ जरूर लीजिए। चैप्टर आपका एक भी ना छूट जाए मैथ में खासकर, ठीक है। सेम कहानी बेटा आपकी रीजनिंग की कहानी है। पहला नंबर तो जो चैप्टर छूट गए ना, पहले उन्हें पढ़ जरूर लो यार, है ना। आप बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो भाई हो सकता है आप दूसरे बैचों में कंप्लीट कर लीजिए, सर टीचर वगैरह से बात करके गुरु ये चैप्टर छूट गए, या आप किसी ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर लीजिए। मतलब चैप्टर आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सेम कहानी। अब बात है GS। ये GS एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसका कोर्स तो आप सब लोग जानते हैं कि जिसका लिमिट नहीं है भाई। कम से कम GS में 8 से 10 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा। फिर भी वन डे एग्जाम के लिए हम एक ही बुक प्रेफर करते हैं, ल्यूसेंट की बुक पढ़ो भाई। और ल्यूसेंट की बुक भी कैसे पढ़नी है कि भाई जो भी ल्यूसेंट की आप टारगेट बनाओ कि 1 वीक के अंदर आपको पॉलिटी कंप्लीट करनी है, 1 वीक के अंदर हमें पता है पॉलिटी कंप्लीट करनी है, तुरंत उसके जाकर के PYQ कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। 1 वीक टारगेट दिया आपने किसका, मान लो पॉलिटी का, मेन इंपोर्टेंट उठाई, और तुरंत आपने पूरी ल्यूसेंट से पॉलिटी पढ़ लिया आपने ना, तुरंत उसी के जाकर के आप PYQ कीजिए, है ना। जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कई सारे पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है PYQ के लिए, जैसे हिंदी मीडियम के लिए घटना चक्र, इंग्लिश मीडियम के लिए पिनेकर पब्लिकेशन वगैरह बच्चा लेता है। मतलब आप क्या करो, ल्यूसेंट को जरूर पढ़ो भाई। ल्यूसेंट पढ़ी, 1 वीक में टारगेट दिया कि ये यार 2-2, 2.5 घंटा निकालना है, तुरंत उसी का क्या करना है, PYQ करना है। सेम अदर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हुई, है ना, जहां से मेनली क्वेश्चन आने आपके, है ना, हिस्ट्री हुई, सेम कहानी। क्योंकि ल्यूसेंट में एक ही छोटी सी बुक में सब कुछ उसने दे रखा है। पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है, परंतु इस समय एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी होगी आपको। समझ में आ रहे हो ना बेटा, इस तरह से आपको करनी होगी। सेम कहानी इंग्लिश के साथ है। इंग्लिश की बुक है, एक बार आपने मान लो ग्रामर का कोई चैप्टर पढ़ा, उसी की एरर आपने कर ली भाई। हर चैप्टर की, जैसे कोई भी चैप्टर है, आप उसकी क्या कर रही है, आपने एरर कर ली। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। रीजनिंग में कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, उसी चैप्टर के जाकर के मान लो 50 से 100 क्वेश्चन आपने टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिए।
इस मंथ के बता रहा हूँ, इस मंथ में लगभग 30 से 35 दिन के अंदर ये करना चाहिए। सेम कहानी मैथ में, जो टीचर ने आपको पढ़ाया पहले तो वो रिवीजन, और वही टॉपिक वाइज आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर टॉपिक के आपको करने पड़ेंगे। अच्छा भाई, बात आती है, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी सब्जेक्ट पर टारगेट कीजिए, एक वीक के अंदर उसे कंप्लीट कीजिए पीवाईक्यू। मान लो रीजनिंग आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाया, ठीक है, ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर लिया, ऑनलाइन मोड के माध्यम से करने के बाद आपका काम है उसी टॉपिक के जाके पीवाईक्यू कर लिया। सेम कहानी मैथ में, आपने कोई भी चैप्टर मान लो क्लास में कर लिया, बहुत अच्छा अगर नहीं कर पाया है उसे ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन कैसे भी आपने कर लिया, और उसके जाते जाते पीवाईक्यू जरूर कर जाओ, जिससे कि आपको पता चल जाए किस तरह के सवाल आए। सेम कहानी किसमें करो, इंग्लिश में। और इससे सब ये तो करना ही करना है, इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भाई आपकी टेस्ट सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट सीरीज। अब बच्चा टेस्ट सीरीज की बात करता है, टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखो, पहला नंबर तो आप अगर डेली टाइम निकाल पा रहे हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। अगर डेली नहीं निकाल पा रहे, फिर भी लग रहा है गुरुजी डेली टाइम नहीं निकल पाता है, फिर मेरा मानना है 1 घंटा तो निकल जाना चाहिए, फिर भी आपको लग रहा है कि गुरुजी डेली नहीं हो पा रहा है, तो यार ये तो फिक्स कर लो कि अल्टरनेट तो आपको टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अल्टरनेट डे आपको स्पीड टेस्ट लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहा है। अब स्पीड टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब स्पीड टेस्ट की बात की जाए, स्पीड टेस्ट पहले नंबर तो वो एसएससी की जितनी भी आई हुए क्वेश्चन है ना, आप बैक साइड से चलना 2023 से। 2023 में चाहे सीजीएल का पेपर उठाइए आप, है ना, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो लेटेस्ट में पेपर हुए सीजीएल के ले लेना या सीएचएसएल के ले लेना, चाहे एमटीएस के ले लेना, चाहे सीपीओ के लेना, ठीक है। सीपीओ के तो चलो 50-50 आते, खासकर 3 सब्जेक्ट को टारगेट करना, 3 को, सीजीएल को, एमटीएस को और सीएचएसएल को। अब यहां से मेन खेल चालू होता है आपका। टेस्ट सीरीज आपने दी, और वो भी आप यार घर पे बैठ के दे रहे हो ना, 1 घंटा मत दिया करो, 55 से 57 मिनट में क्लोज कर दो। 2-3 मिनट पहले हमेशा क्लोज करो, पूरा टाइम मत लो, 1 घंटा नहीं लेना है भाई, 1 घंटा मत करो, 1 घंटा का नहीं, 55-57 मिनट में आपने क्लोज कर दिया, 2-3 मिनट पहले आप लीव कर दिया करो। और यहां पर एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज करना कि भाई इसकी कहानी क्या है, और उसी से सब कुछ तुम्हें पता चलेगा। मतलब जैसे आपने टेस्ट दिया, 1 घंटा आपको पेपर देने में लग रहा है, तो कम से कम मिनिमम 1.5 से 2 घंटा आपको उसको जानने में लगेगा कि कमियां कहां पर आ रही हैं, और जो कमी कर रही है ना वहीं पर टारगेट करो भाई। कोई टॉपिक, मान लो कोई टॉपिक से सवाल नहीं आ रहा, वो बता रहा है कि भाई ये टॉपिक तुम्हारा कमजोर है, उस टॉपिक पे फोकस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के क्वेश्चन जैसे आए, मान लो 25 क्वेश्चन किए आपने या इंग्लिश के किए, तो वो इंग्लिश के किए तो आपको वोकैब भी मिल जाएगी याद करने के लिए, तुरंत उसे नोट डाउन करो, याद करने की कोशिश करो। मतलब ये जो आप टेस्ट देने के बाद 1 घंटे के बाद ये जो 1.5-2 घंटे बैठ करके तुम अपनी कमियां ढूंढ पाओगे ना, कि यार ये चैप्टर जैसे ही आ रहा है मैथ का या रीजनिंग का, ये बहुत परेशान कर रहा है, तो यार आज ऐसा करते, उसी चैप्टर को उठाते, उसी की पहले प्रैक्टिस कर लेने थे। ऐसे ऐसे टारगेट बनाओ। जब जब तुम स्पीड टेस्ट दोगे तुम्हें कोई चैप्टर तुम्हें परेशान करने वाला, खासकर मैथ रीजनिंग का पता चलेगा, या इंग्लिश में कौन सी चीजें आपको परेशान करनी है, वोकैब परेशान कर रही है, तो ठीक है भाई, आज का दिन एक काम करते, 3-4 घंटा वोकैब को ही देख लेते, जितने वन वर्ड आए या ईडियम फ्रेज आए उन पर काम करते, ठीक है। जीके जीएस की बार बार कह रहा हूं, जैसे सब्जेक्ट पढ़ो तुरंत पीवाईक्यू, जैसे सब्जेक्ट पढ़ो पीवाईक्यू कंप्लीट करना है आपको। और कम से कम 65 दिन है आपके पास, और मेरा मानना 30+ स्पीड टेस्ट तो आप लगाइए, 30+ स्पीड टेस्ट लगाइए। और इसके साथ साथ ये तो फुल स्पीड टेस्ट आपको लगाने, ये तो फुल लगाने पड़ाने, आपको फुल लगाने पड़ेंगे 30 तो। और जो कमियां उन्हें अपने पता चलता जा रहा है, और जिस बच्चे की मान लो स्पीड नहीं बन पा रही है, कोई बच्चा होगा सर मेरी मैथ में स्पीड नहीं बन पाती है, या दूसरी सब्जेक्ट है रीजनिंग, अगर इनको मैथ और रीजनिंग स्पेशल तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मतलब टाइम को लेकर के पाबंदी बन रही है, सर बहुत टाइम लग जाता है, तो एक काम और कीजिए भाई, डेली ये काम क्या करना है तुम्हें, डेली मान लो कोई सब्जेक्ट तुम्हें परेशान करती है ज्यादा, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली उसी सब्जेक्ट का स्पेशल टेस्ट लगाना है। जो सब्जेक्ट तुम्हें परेशान करे उसी सब्जेक्ट का क्या लगाना चालू कर दो, डेली टेस्ट। मान लो यार मान लो मैथ में परेशानी आती है, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूं, आप एक फिक्स बना लो कि यार सबसे पहले आपको कौन सी सब्जेक्ट परेशान कर, मान लो मैथ आपने किया, तो मैथ हमें टाइम ले रही है सर, तो मैथ के कम से कम डेली लगाना स्टार्ट कर दो, जब तक वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो जाए। रीजनिंग है, टाइम ले रही है, तो रीजनिंग का क्या करो यार, एक स्पीड टेस्ट 25 क्वेश्चन होते,
टाइम फिक्स कर लो कि जैसे चारों सब्जेक्ट का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैं सबसे पहले आप कौन सी सब्जेक्ट करेंगे। बच्चे भी पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, सबसे पहले आपको टेस्ट देने जाते हैं तो टेस्ट में सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट ब्रेक करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर सबसे पहले हम कौन सी सब्जेक्ट लानी चाहिए। देखो मेरा मानना ये होता है, मैं अपने एज ए स्टूडेंट आपकी बात बताया जाए, जो भी बच्चों से हमारी बातें हुई, जितनी बच्चे सिलेक्टेड होते हैं उनसे भी हम बात करते रहते हैं, भाई तुमने कैसे किया, इतना अच्छा स्कोर लेके आए। तो बच्चों का एक ही लाइन है, सर जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है हम उस सब्जेक्ट को उठाते हैं। मान लो किसी बच्चे का मैथ अच्छा है तो भाई वो सबसे पहले वो बच्चा मैथ को ही उठाएगा। अब ये नहीं है कि कोई पेपर खुलते रीजनिंग खुली है सर रीजनिंग से करना स्टार्ट, ना ना, जो तुम्हारे को लगता है कि सर सबसे बेस्ट मेरी जो प्लानिंग रहती है मैथ से रहती है, तो जिस पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। आपको लगता है सर दूसरा नंबर पर मेरी जो फेवरेट सब्जेक्ट है मान लो रीजनिंग है, तो सर रीजनिंग को करना स्टार्ट करो। तीसरे नंबर पर लगता है किसी बच्चे को सर मेरी इंग्लिश सही है और इंग्लिश को करो। और सबसे कमजोर मेरी मान लो जी के जीएस है, जी के जीएस मेरी सबसे कमजोर है, उसे लास्ट में करो। रीजन अगर मान लो टाइम कम पड़ भी गया और जी के जीएस तेरी वैसे ऑलरेडी बेटा कमजोर थी, अगर छूट भी जाएंगे तो वही वाली बात है, दुख नहीं होगा। रीजन क्योंकि कौन सा तेरे पे जी के जीएस में आ भी रहे थे यार, हाँ इसमें दुख हो जाएगा अगर मैथ के 5 सवाल भी छोड़ के आ रहे हैं, मतलब तुम 10 नंबर अपने छोड़ के आ रहे हो जो कि तुम्हारे आ सकते थे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो तुम्हारी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे मेरा नंबर सबसे ज्यादा आ सकते हैं सर मैथ में, तो उसी को उठाओ भाई, सबसे पहले मैथ को उठाओ। तुम्हें लगता है गुरुजी सेकंड नंबर मेरा रीजनिंग, तो रीजनिंग उठाओ। तीसरे नंबर मुझे लग रहा है सर इंग्लिश में आ सकते हैं, चौथे नंबर जी के जीएस में। मैंने बताया कि जी के जीएस में आर में रहे, मान लो किसी बच्चे को लग रहा है जी के जीएस मेरी सबसे कमजोर है, अगर मेरे छूट भी जाएंगे तो मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि सर जी के जीएस वैसे भी मेरी नहीं आती। एक तरीका बता रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे की जी के जीएस ही बेस्ट होगी तो वो पहले करेगा, है ना। अब बात आती है इनका भी टाइम मैनेजमेंट करना होना, इनका भी एक फिक्स होना चाहिए आपको कि सर मैथ और रीजनिंग में हम टोटल कितना टाइम देंगे, एक एक मिनट आपकी फिक्स होनी चाहिए कि सर अगर मैथ में हम 20 से 22 मिनट दे रहे हैं तो भाई रीजनिंग के अंदर भाई 18 से 20 मिनट में देना, मतलब दोनों कितने में 40 मिनट के अंदर आपको करनी पड़ेंगी, है ना। 40 से 42 मिनट आपको लेना पड़ेगा, ये फिक्स हुआ। ये नहीं कि सर रीजनिंग करने बैठ के या मैथ करने बैठ के पता चला 25 सवाल करने में आपको कितना टाइम हो गया, 30-32 मिनट लग गए, तो यार पेपर तो तुम पहले ऑलरेडी फंस चुके हो। आपको पता है सीएचएसएल हुआ या सीजीएल हुआ, इस समय मिनिमम कट ऑफ सीएचएसएल सीजीएल की 150 से 160 के बीच में चलती है? तो ये चीज का बहुत ध्यान देना होगा। जैसे ही लगे कि सर सबसे बड़ी चीज क्या है मैथ और रीजनिंग को, बच्चा ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना, जब कट ऑफ इतनी जा रही है तो पेपर तो मीडियम में आ रहा है, इतना टफ नहीं आ रहा। बच्चा गलती क्या करता है, जैसे स्पीड टेस्ट लगा रहा है, मैथ का कोई बढ़िया सवाल आ गया, मान लो ने ठीक ठाक एक स्टेप ऊपर दे दिया, आप उसी से लगने लग जाते, लड़ने लग जाते, भाई ये हमें करना है, अबे भाई लीव कर दे कोई बात नहीं, 25 में 23 कर ले, 24 कर ले। रीजन में कोई पजल परेशान कर रही है, कोई भी सीरीज नहीं आ रही, छोड़ दे उस समय उससे झगड़ा मत कर, उससे बाद में कर लेना। समझ में आ रहा है? लीव करने की आदत जोड़ो, जिससे तुम्हें परेशानी हो ना, दुनिया में कहते ना कोई तुम्हें परेशान कर रहा है उसे छोड़ दो, उस समय छोड़ दो, मत परेशान हो उसके। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि तुम उसी पे बैठे मैथ सर 25 के 25 करके आए, पता चला मैथ ही मैथ करने में 35 मिनट हो गए, यार तुम कोई फायदा नहीं किया, पेपर फेल हो गए, तुम अभी से क्लियर हो गया, क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाओगे फिर। रीजनिंग कुछ बच्चे होते हैं रीजनिंग अच्छी लगती है, नो डाउट बहुत अच्छी चीज लगती है रीजनिंग, पर रीजनिंग करने करते समय पता चला 25 क्वेश्चन करते हुए 35-36 मिनट हो गए, तो फिर क्या मतलब, तुम फेल होंगे बेटा, कैसे कर पाओगे आप लोग। कहने का मतलब ये है इन दोनों का टाइम फिक्स हो कि भाई 10 से 40 से 42 या 43 जो बच्चा आपको लग रहा है ठीक है। और इंग्लिश के लिए भाई एज ए स्टूडेंट भाई 12 से 14 मिनट, 10 से 12 मिनट आपके पास होनी चाहिए आपको कम से कम, है ना। वही वाली बात है, जी के जीएस में ये होता है कि यार आया है तो करेंगे, उसमें तो पढ़ना ही तो आपको आएगा, उसमें सोचना तो है नहीं, भाई आया तुरंत करके भाग गए, तो वही 5-6 मिनट आपको मिल पाएगा, आपका टाइम हो जाएगा फिक्स से। आपको ये पूरी प्लान बनाना पड़ेगा और इसी के माध्यम से आपको 30 से 32 पेपर जो स्पीड टेस्ट लगाने वाले हो उसी के आधार पर आपको एग्जाम भी देना होगा। सेम प्रोसेसिंग लगाओ, जिस सब्जेक्ट उठाते हो उसी सब्जेक्ट से काम चलना स्टार्ट कर दो। और मैंने क्या कहा, रीजनिंग और मैथ दो सब्जेक्ट ऐसी हैं, जैसे तुम्हें लगे कि सर यहाँ परेशानी हो रही है, टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में, छोड़ दे भाई, मत परेशान हो, है ना, टाइम मत रहे, लीव करने की आदत होगी लीव कर दिया कर, देर मत कर, टाइम मत बिगाड़ना, सीधी सी बात है। और मैंने एक बात और बताई है, एक टाइम फिक्स कर ले कि इसी शेड्यूल में हमें करनी है। और मैंने एक बात और इंपॉर्टेंट बताई, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा तुम्हें लग रही है परेशान कर रही है, सब्जेक्ट वाइज स्पीड टेस्ट लगा, कमांड तो तू अल्टरनेट लगा रहा है ना,
तेरे को सब्जेक्ट गुरुजी मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं मिल पाते, ठीक है। इंग्लिश के तुम्हें पता है कि इंग्लिश एसएससी की बात की जाए तो सब पीवाईक्यू पर चलती है। अगर जो बच्चा पीवाईक्यू कर जाता है इंग्लिश तो ऑलरेडी एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो भाई इंग्लिश के लिए तो डेली, अगर तेरे को इंग्लिश डेली परेशान कर रही है, इंग्लिश का डेली फिक्स कर ले कि स्पीड टेस्ट लगाना है, 10-15 मिनट निकालने। सोने जा रहा है 10-15 मिनट तो जब भी निकाल लेता बच्चा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ये प्लानिंग उनके लिए जिन्हें पास होना है। फिर वही वाली बात है, फॉर्म बनने वाले तो 40-45 लाख बच्चे होंगे, आपको पास होना है तो इसी प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा। टेस्ट, स्पीड टेस्ट लगाने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट तुमको परेशान कर रही है वहां पता चलेगा, टॉपिक परेशान कर रहा है उसको देखना होगा। 65 दिन के अंदर आपको स्पीड टेस्ट के साथ साथ जो चैप्टर छूट रहा है, अगला मई तक आपको जाते जाते मई तक तो जो चैप्टर मैथ में छूटा है या रीजनिंग में छूट रहा है इनको कवर भी करना होगा। ये नहीं कि यार नहीं छोड़ देंगे ना, कवर करो, चाहे ऑनलाइन मोड करो चाहे ऑफलाइन, करना पड़ेगा आपको, कैसे भी करना पड़ेगा। जब तो आप जून के महीने में क्या कर पाओगे, पूरी तरह बढ़िया रिवीजन कर पाओगे ना। इसका रिवीजन बहुत मस्ट है आपका। एक दिन क्या करो, 6 दिन पढ़ने के बाद 7वें दिन तो पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दो भाई, नया नहीं पढ़ना है। 6 दिन का जितना पढ़ा है आराम से बैठो, पूरा रिवीजन करने बैठ जाओ, है ना। 65 दिन मतलब इसमें बीच में इफ बट ना हो कि सर ये परेशानी हो गई, ये दिक्कत हो गई। हाँ, शरीर का तो रखना पड़ेगा ध्यान, और ये जितनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये सब क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। हाँ, फालतू चीज़ों को छोड़ दो भाई। किसी का दोस्त का जन्मदिन है, इधर जाना है उधर जाना है, 65 दिन तुम्हें कोई लेन देन नहीं, तुमको पास होना है। और सबसे बड़ी बात और सुन लो, पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार डबल वैकेंसी है। इस बार लगभग 3700 प्लस है ना, 3700 प्लस वैकेंसी है। पिछली बार 1700-1800 वैकेंसी है। तो बच्चे तो पहले भी पास हुए थे। और क्वालिटी वाले बच्चों के लिए वो एक वैकेंसी सोचता है, मेरे को एक चाहिए ना, तो वो बच्चा ढूंढेगा मुझे एक चाहिए, मेरा कंपटीशन अपने आप से है, और वो बच्चा निकाल भी ले जाएगा। अपने आप से सोच लो भाई, पूरा 100% अगर आप देने लग गए ना, 65 दिन का पूरा प्लान है, सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, टॉपिक 1 कंप्लीट कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट परेशान कर रही है उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ला रहे है ना, टाइम मैनेजमेंट कर रखा है, सर पहले ये सब्जेक्ट करनी है, इसी प्लान के आधार पर आपको पेपर देना, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ा खेल होता है कॉन्फिडेंस का खेल होता है दुनिया में, है ना। तो वही वाली बात है कि पहले कभी कभी हो सकता है पहली बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने छक्का नहीं मारा हो और 9वें नंबर का बल्लेबाज है, कॉन्फिडेंस इतना होता है तुमका छक्का मार देता है, सिर्फ किस लिए, क्योंकि टीम की स्थिति बहुत अच्छी है, कंडीशन अब जा रहे हैं, जो होगा एक्स्ट्रा रन बनेंगे, वही वाली बात है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ज्यादा करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन है ना, अब मान के चलो कोई बच्चा 60-65 क्वेश्चन सही करके आया, सर मेरे 65 क्वेश्चन सही है, अबे यार उससे क्या हो गया, क्योंकि पास तो होगा भी नहीं तू, क्योंकि इस समय कट ऑफ आप जानने 150-160 तो मिनिमम कट ऑफ पे चल रहे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं पेपर टफ है, टफ नहीं है, बस तुम पहुंच नहीं पाए टाइम की वजह से, टाइम को सही कीजिए। रीजनिंग का लग रहा है तो रीजनिंग का एक वीक फिक्स कर लो, रीजनिंग का टेस्ट लगाने भाई, सब्जेक्ट वाइज डेली 7 दिन। अगर आपको टाइम सही हो जाए रीजनिंग का, फिर मैथ की कर लो। अगर लग रहा है कि सर इंग्लिश बहुत परेशान करे, इंग्लिश का परेशान कर लो। अल्टरनेट तो फुल टेस्ट आपको लगाना है, समझ पा रहे हो ना। इसी प्लानिंग के साथ अगर करोगे तो मुझे उम्मीद है आपका 100% रिजल्ट आएगा। और मैंने बता दिया पिछले कंपेरिजन में आपकी बार 2 गुने वैकेंसी दी है उन्होंने, ठीक है। और 65 दिन का आप प्लान बनाइए ना, किसी से दुनिया से लेन देन नहीं कि सर इसी वैकेंसी है क्या है। आपको एक बात और ध्यान रखना, जो बच्चा CHSL में फुल दम लगाएगा ना, उसी के चांस है जो CGL क्रैक कर पाएगा, ये भी याद रखना। और कई बच्चे होंगे खड़े बैठे होंगे, सर CGL ऐसे नहीं, CHSL वाला बच्चा जो ऑलरेडी बच्चा होगा ना वही पास होगा, तुम देखना CGL में, क्योंकि फुल दम लगा के काम कर रहा है ना अभी से। और जब CGL का टाइम आएगा तो इसकी मेहनत 3 गुनी हो जाएगी इसकी मेहनत। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फुल दम लगा लो, CHSL आपको पास करना है तो पास करना है, ध्यान रखना। और पास होने की जब तुम्हारे वही वाली बात है, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ना, CHSL पास करना है तो करना है, पहले जॉब लेनी है तो लेनी है यार, कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे को, ठीक। और भी कोई आपको इंक्वायरी कुछ भी लगती है सर, कमेंट में आप डाल सकते हैं, मैं उस पर दोबारा चर्चा करने आ जाऊंगा, ठीक है भाई। इस समय फोकस कर दीजिए, 65 दिन आपके एक एक दिन काउंटिंग हो चुके हैं, आप उस पर ध्यान देना है आपको। और भी कोई प्रॉब्लम लगे आप बताना, शरीर का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ सबसे बेस्ट है, क्योंकि पढ़ाई जब ही कर पाएंगे आप, हेल्थ आपकी सही रहेगी, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।